अब स्कूल खुल गया होगा सबका, है ना? चलो ठीक है, अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम हो गया जीवन में, है ना? स्कूल भी खुल गया है, गर्मी छुट्टी खत्म हो गया है, मजा वाला टाइम खत्म हो गया अब, है ना? अब जो बचा है अब पढ़ाई करना पड़ेगा, अब रेगुलर स्कूल भी जाना है, शायद ही तुम जाओगे, लेकिन जो भी जाओगे स्कूल, स्कूल का टाइम भी आ गया, अब क्लासेस भी रेगुलरली करना है और हम लोगों को सिलेबस आगे लेना है। देखो अब ध्यान से समझो कुछ चीज, हमारा 11th इकोनॉमिक्स में दो पार्ट है, एक स्टैट्स और दूसरा माइक्रो। हम स्टैट्स का कितना चैप्टर पढ़े हैं? चैप्टर 1 2, वेरी गुड, 3 नहीं पढ़े हैं, कुछ तो याद है। 1 और 2 पढ़े हैं हम लोग ना। माइक्रो में चैप्टर 1 2 कंप्लीट हो गया है और 3 हमारा अभी चल रहा है ना, 3 ऑनगोइंग है। अब बहुत से बच्चे का किसी का 1 नहीं हुआ होगा, किसी का 2 नहीं हुआ होगा, किसी का कुछ भी नहीं हुआ होगा, ऐसा भी होगा हालत, है ना? किसी का कुछ कुछ हुआ है लेकिन फिर भी याद नहीं होगा, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पर होगा, ठीक है? ये बात सीबीएसई को भी पता है कि ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो सीबीएसई जानबूझकर चैप्टर 1 2 दोनों का इस तरीके से अरेंज किया है कि वो दो चैप्टर का बाकी किसी चैप्टर के साथ कोई लिंक ना, ताकि जब बच्चे होश में आए तब जो चैप्टर चल रहा हो उसका आगे एक दूसरे से लिंक हो। बात समझ में आया? के बाद अप टू 11 नंबर चैप्टर ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है? 1 2 का कोई खास इनके साथ लेना देना नहीं है, स्टिल हमें 1 2 तो पढ़ना पड़ेगा, है ना? एक बार ऑलरेडी पढ़े हैं लेकिन 1 2 को फिर से पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? उसका प्रोसेस हम लोग आगे डिसाइड करेंगे, हम लोग आगे कैसे पढ़ेंगे 1 2 को फिर से, ठीक है? तो मैं वो सब कुछ फिर से करवाऊंगा, चिंता मत करो, जो छूट गया है ये 1 2 और ये 1 2 ये मैं फिर से करवाऊंगा, जिन जिन का छूटा है, ठीक है? अब बात करते हैं, अभी हम लोग जो चैप्टर्स लिंक्ड है पहले उसको कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स आ जाएगा, तब तक हमें हाफ ईयरली का सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट करना है। और स्कूल वालों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कंप्लीट करने, वो लोग एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया बोल के तुम्हें बताएंगे खाली कि आज हो गया है कंप्लीट, पढ़ाएंगे नहीं पता, लेकिन बता देंगे शाम को कि कंप्लीट हो गया आज, ठीक है? तो इसीलिए स्कूल अभी हमसे पीछे होगा शायद स्कूल, है ना? लेकिन कुछ 5 7 10 दिन के अंदर देखना वो हमसे बहुत आगे चला जाएगा, इतना स्पीड से आगे चला जाएगा कि हम उनको कैच भी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज होता क्या है, वो लोग एक क्लास रखते हैं, 2 3 टॉपिक पढ़ा देते हैं, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पर कौन सा टीचर है। अभी तक जो होते आया है आज तक, सभी स्कूल का बात कर रहा हूँ, वो लोग या फिर विकास वाले तो और भी क्या करते हैं, एक दिन में 4 पीरियड रख देंगे इकोनॉमिक्स और कंटिन्यू पढ़ा देंगे। कोई मशीन थोड़ी पढ़ रहा है यहाँ पर, इंसान पढ़ रहे हैं, है ना? एक दिन में 4 पीरियड रख के उसको फटाफट पढ़ा के एक दिन में 2 चैप्टर खत्म, इंडियन का एक चैप्टर खत्म, इंडियन बोल रहा हूँ, स्टार्ट्स का एक चैप्टर खत्म और माइक्रो का एक चैप्टर खत्म। 12th में ऐसे करते हैं, एक दिन में एक चैप्टर खत्म, स्टार्ट्स का एक चैप्टर खत्म, ठीक है? तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे द्वारा, तो हम एक काम करेंगे, हम हमारे स्पीड चलेंगे। 1 2 को कैसे करना है वो बाद में फिर से उसका शेड्यूल डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग 3 पढ़ रहे थे, 3 के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चैप्टर 3 था हमारा डिमांड, याद होगा थोड़ा मोड़ा, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? अब 2 3 क्लास हो गया, बहुत बार रिवाइज हो चुका है, ठीक है? तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे 5 मिनट में और उसके बाद आगे चलेंगे आज, ठीक है? डिमांड क्या होता है बताओ फटाफट से, खाली डिजायर, हर रोज सेम आंसर मिलता है, 4 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या क्या 4 कंडीशन? विलिंगनेस टू बाय, प्राइस, टाइम और एक एबिलिटी, पॉकेट में पैसा होना चाहिए, है ना?
विलिंगनेस मतलब मेरा सामान को खरीदने का इच्छा होना चाहिए। सेकेंड, एबिलिटी मतलब मेरे पॉकेट में पैसा होना चाहिए। तीसरा, कॉमोडिटी मार्केट में फॉर सेल होना चाहिए, उसका प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए। और चौथा, कब खरीदेंगे उसका टाइम पीरियड डिसाइडेड होना। ठीक है, जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम उसे डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अब डिमांड दो प्रकार का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? एक सिंगल कंज्यूमर के डिमांड को हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। ठीक है, मार्केट डिमांड क्या होता है? सभी कंज्यूमर के डिमांड को मिलाकर हम लोग मार्केट डिमांड बनाते हैं। एक मार्केट में अगर दो कंज्यूमर हैं, ए और बी, तो ए का डिमांड प्लस बी का डिमांड इक्वल्स टू मार्केट डिमांड। एक एरिया में अगर तीन कंज्यूमर हैं, तो तीनों का डिमांड को मिलाकर बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? मार्केट डिमांड। ठीक है, तो मार्केट डिमांड मतलब सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड। कितने इंडिविजुअल है सभी के डिमांड को टोटल करेंगे तो मार्केट डिमांड बने। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के, बिना देखे रिवाइज करेंगे। ठीक है, बोलो। 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला पॉइंट, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी और डिमांड का क्या लेना देना? पहला है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। वेरी गुड, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, जब भी प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। सेकंड, पॉइंट नंबर 2 क्या था? बॉयज साइड से बोलना। पॉइंट नंबर 2 बताओ जल्दी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक था उसके साथ एक और था। पॉइंट नंबर 2 के अंदर दो चीज था, रिलेटेड गुड्स बोलते हैं इसको, रिलेटेड गुड्स। दो था रिलेटेड गुड्स में, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट या सप्लीमेंट्री एक ही चीज। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? एग्जांपल हम लोग लिए थे टी एंड बिस्किट। जो दो कॉमोडिटी को हम एक साथ कंज्यूम करते हैं उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल लिए थे टी एंड बिस्किट का। अगर चाय का डिमांड बढ़ेगा तो बिस्किट का डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग चाय पियेंगे तो ज्यादा लोग खाएंगे, है ना। चाय का डिमांड कम होगा तो बिस्किट का डिमांड भी कम होगा। तो जब भी चाय का डिमांड, अच्छा टी का प्राइस, प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ेगा तो डिमांड फॉर टी क्या होगा? कम होगा। अच्छा, डिमांड फॉर टी कम होगा तो डिमांड फॉर बिस्किट क्या होगा? कम हो जाएगा। हम हमेशा रिलेटेड कॉमोडिटी में, याद रखना बार बार बोल रहा हूं, रिलेटेड कॉमोडिटी के केस में हम हमेशा क्रॉस रिलेशन देखते हैं। क्रॉस रिलेशन मतलब एक का प्राइस दूसरे का डिमांड। ठीक है, प्राइस ऑफ टी अगर हम लोग ले रहे हैं तो डिमांड फॉर बिस्किट लेंगे। ठीक है, क्रॉस रिलेशन बोला जाता है इसको। क्रॉस रिलेशन मतलब एक कॉमोडिटी का प्राइस तो दूसरे का डिमांड। ठीक है, ये हमेशा रिलेटेड गुड्स में चेक होता है, सिर्फ रिलेटेड गुड्स में। बाकी गुड्स के केस में हम ऐसा नहीं करते। बाकी गुड्स के केस में हम जिसका प्राइस ले रहे हैं उसी का डिमांड ले। अगर प्राइस ऑफ टी है तो डिमांड फॉर टी ही देखेंगे। लेकिन रिलेटेड गुड्स के केस हम हमेशा क्रॉस रिलेट करते हैं। तो एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड क्या होगा? ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री के एग्जांपल, एंड कॉफी। अच्छा, टी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड क्या होगा बताओ? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कॉफी का डिमांड? क्योंकि चाय अगर महंगा होगा तो लोग चाय नहीं पिएंगे, चाय की जगह क्या पिएंगे? कॉफी पिएंगे। तो कॉफी का डिमांड। ठीक है, अगेन क्रॉस रिलेशन, एक का प्राइस दूसरे का। यहाँ पर क्रॉस रिलेशन कैसा था? इनवर्स। यहाँ पे क्रॉस रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलें। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम में क्या था बताओ? दो कॉमोडिटी था, नॉर्मल और इंफीरियर। इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल, एग्जांपल बताओ। पुमा बोल रहे है ना, और पुमा। अच्छा बताओ बताओ, छोड़ो ये सब बात। इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल क्या है? बेड क्वालिटी का बताओ, एक एग्जांपल दो। बेड क्वालिटी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना।
चोर बाजार में बिकेगा मतलब इंफीरियर गुड्स होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। लोग सोना चुरा कर चोर दुकान में बेच रहे हैं, सोना थोड़ी इंफीरियर गुड्स हो गया। ठीक है, अब सोचो, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होता है जिसका अगर हमारा इनकम बढ़ता है, अगर मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो क्या मैं कभी इंफीरियर गुड्स खरीदूंगा? नहीं। अगर मैं मेरा इनकम बढ़ते जाएगा तो मैं धीरे धीरे इंफीरियर गुड्स को यूज करना बंद कर दूंगा, खराब क्वालिटी ऑफ गुड्स को यूज करना बंद कर दूंगा, उसकी जगह क्या यूज करूंगा? अच्छे क्वालिटी का गुड्स यूज करूंगा। तो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होता है जब हमारा इनकम बढ़ता है और तो डिमांड कम होता है। इस प्रकार के कॉमोडिटी को हम लोग इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। इंफीरियर गुड्स का कोई एग्जाम्पल नहीं होता, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है कोई कॉमोडिटी तुम्हारे लिए इंफीरियर हो और मेरे लिए वो नॉर्मल हो, है ना। या हो सकता है मेरे लिए कोई कॉमोडिटी नॉर्मल हो, किसी और के लिए इंफीरियर हो सकता है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स क्या होता है? गुड क्वालिटी या अच्छे क्वालिटी का गुड्स। अच्छा, मेरा इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स क्या होगा, है ना। तो डिमांड और इनकम जो है हमारा, नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। लेकिन इंफीरियर गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चौथा पॉइंट में चलते हैं, अब छोटा छोटा पॉइंट है, फटाफट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, टेस्ट एंड, क्या होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फटाफट से बता दो। जो अभी मार्केट में ट्रेंड में है, फैशन में है, जो लोगों को पसंद आ रहा है, जिसका मार्केट में अभी लोग यूज कर रहे हैं, उन कॉमोडिटीज का डिमांड इंक्रीज होता है, चाहे प्राइस कुछ भी हो। और जो आउट ऑफ फैशन हो गया है, जिसको अभी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वो सारे कॉमोडिटीज का डिमांड कम ही होगा, चाहे तुम कितना भी प्राइस पे, प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, उसका डिमांड हमेशा कम ही। ठीक है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अगर इन फैशन है तो डिमांड हाई होगा, अगर आउट ऑफ फैशन है तो डिमांड उसका कम। नेक्स्ट, फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस से क्या लेना देना? अगर हमें लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में हमारा किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो हम आज उसे क्या करेंगे? खरीद लेंगे, आज उसका डिमांड बढ़ जाएगा। अगर फ्यूचर प्राइस, आज प्राइस चेंज नहीं हुआ है, फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर फ्यूचर प्राइस हमें पता चल जाए कम होने वाला है तो डिमांड आज क्या हो जाएगा? आज समझ में आया? ठीक है, तो ये तो 5 पॉइंट्स था इंडिविजुअल डिमांड का। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में डिमांड के अंदर 5 पॉइंट, मार्केट डिमांड के अंदर 3 पॉइंट और था। क्या क्या था 3 पॉइंट? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉइंट नंबर, साइज एंड ऑफ पॉप, साइज एंड कॉम्पोजिशन से क्या लेना देना? अगर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा होगा तो डिमांड, और साइज ही कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, सिंपल सा बात है। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कैटेगरी, कौन से कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं, एजेड कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, कौन से कैटेगरी के लोग ज्यादा होंगे उस कैटेगरी का प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सीजन एंड वेदर, पॉइंट नंबर 7, सीजन एंड वेदर। अभी क्या सीजन चल रहा है? रेनी आ गया, हाँ, तो रेनी सीजन का डिमांड ज्यादा होगा, रेनीकोट, अम्ब्रेला, ये सारी चीजों का। विंटर में विंटर चीजों का डिमांड ज्यादा होगा। इस प्रोडक्ट का सीजन या वेदर है, उस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ज्यादा होगा, सिंपल सा बात। पॉइंट नंबर 8, आखिरी पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बताओ क्या करना है। दो कैटेगरी था, अगर इनकम इक्वली और एक टू अनइक्वल। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर कोई मिडिल क्लास है, कोई भी बहुत ज्यादा अमीर नहीं, बहुत ज्यादा गरीब, सब कोई मिडिल क्लास कैटेगरी, सब कोई गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर पा रहे हैं, सबका इनकम ठीक ठाक है, हर कोई गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर पा रहा है, तो मार्केट में डिमांड ज्यादा होगा क्योंकि हर कोई गुड्स एंड सर्विसेज कर पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हमारे मार्केट में कुछ लोग रिच हैं और बाकी सब बिलो पॉवर्टी लाइन, रिच एंड पुअर में गैप बहुत ज्यादा है,
तो उस केस में गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कम होगा, क्योंकि रिच पर्सन तो अफोर्ड कर पाएगा लेकिन पुअर पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो रिच वाला खरीद लेगा, रिच वाला कितना, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो उससे ओवरऑल डिमांड हमारा क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो इनकम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो डिमांड हाई होता है, और इनकम अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो डिमांड, क्लियर है बात? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर में ये। आगे चलते हैं, डिमांड फंक्शन डिमांड शेड्यूल पढ़े थे लास्ट क्लास में। डिमांड फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द फैक्टर्स। 5 फैक्टर पड़े इंडिविजुअल डिमांड के अंदर, ठीक है, पांचों फैक्टर्स में अगर कोई भी चेंजेस आएगा तो उसकी वजह से डिमांड में, क्लियर है? सेम अप्लाइज टू मार्केट डिमांड। 8 फैक्टर में अगर कोई भी चेंजेस आएगा, देखो पहले का 5 फैक्टर ये था और नया 3 फैक्टर जो हम लोग पढ़े, साइज एंड कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन एंड वेदर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो 8 पॉइंट में कोई भी चेंजेस आएगा तो मार्केट डिमांड में उसकी, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, ये लास्ट क्लास में सब पढ़े थे हम लोग, है ना? पढ़े थे या पहली बार पढ़ रहे हैं? डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल, व्हाट डू यू मीन? का मतलब होता है एक टेबल, ठीक है, यहां से ध्यान से सुनो। टेबल क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, डिमांड चैप्टर के अंदर हम एक टेबल बनाते हैं, 2 कॉलम्स होता है, एक प्राइस वाला कॉलम होता है और एक डिमांड वाला कॉलम, जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ है, एक प्राइस का कॉलम है, क्वांटिटी का कॉलम, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट प्राइसेस पर, 5 रुपए का प्राइस, 4 रुपए, कौन से प्राइस पर कितना डिमांड होगा। अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस 5 रुपए है तो उसका डिमांड कितना होगा, 1 यूनिट। अगर उसका प्राइस कम हो जाए, 4 रुपए हो जाए, तो उसका डिमांड कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। और 3 रुपए अगर हो जाए तो डिमांड कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। तो देखो प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ते जा रहा है ना? प्राइस कम होने पर डिमांड क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। वही चीज हम कौन शो कर रहा है, डिमांड, ये है इंडिविजुअल डिमांड। वैसे ही हम मार्केट डिमांड शेड्यूल बना सकते हैं। जैसे मान लो ये मिक्सर ए का है, तरीके से बी का भी होगा, इसी तरीके से सी का भी होगा। जब तीनों को ऐड कर दें क्या बन जाएगा हमारे लिए, मार्केट डिमांड। नेक्स्ट पेज बनाए हम लोग, देखो ए का डिमांड, बी का डिमांड, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या बन गया, क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट, अब बात करते हैं डिमांड कर्व का। ये डायग्राम याद आ रहा है, कल हम लोग, अब इसको कौन रीड करके बताएगा मुझे, हाउ टू रीड? और बाकी लोग पढ़े हो, पढ़े हो? बोलो, बोलो, वेरी गुड। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड, एक चीज छूट गया, शेप, शेप, शेप ऑफ द डायग्राम, स्ट्रेट लाइन डायग्राम, ठीक है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डायग्राम, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डायग्राम। डायग्राम का शेप है ना स्ट्रेट लाइन। डायग्राम 3 प्रकार का होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर हमारा डिमांड कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, ठीक है। अब किसी भी डायग्राम का ये कौन सा साइड होता है, ये कौन सा साइड होता है, ये होता है अप, ये होता है डाउन। तो डायग्राम कहाँ से शुरू हुआ, ऊपर से शुरू हुआ, लेफ्ट साइड ऊपर से शुरू, इधर की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और राइट साइड में जा रहा है। दुनिया का सारा डायग्राम लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट तो होगा ही होगा।
क्योंकि स्टार्ट लेफ्ट से होता है, राइट की तरफ जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट ये फिक्स है। अब जाके कहां से कहां रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ग्राफ का शेप कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्राफ ग्राफ आइदर कॉन्केव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है। वो आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा हम देखते जाएंगे, फिलहाल के लिए वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कोई भी डायग्राम, दो चीज पूछ रहा हूँ बताना। पहला, कोई भी डायग्राम कब डाउनवर्ड स्लोपिंग और कब अपवर्ड स्लोपिंग, यूनिवर्सली, चाहे दुनिया का कोई भी डायग्राम हो, किस कंडीशन पे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और किस कंडीशन पे वो अपवर्ड स्लोपिंग। इकोनॉमिक्स से इसका कोई लेना देना, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। बताओ, इनवर्स रिलेशन होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। जब भी किसी दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, डायग्राम हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। और अगर जब भी डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायग्राम हमेशा क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ये एक एग्जांपल है डाउनवर्ड स्लोपिंग का, ये एग्जांपल है अपवर्ड। क्लियर है बात, ठीक है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगा, जब किसी है इनवर्स, जैसे प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड डिमांड। प्राइस जब भी बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, कम होता है, इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन है तो ये क्या होगा, डाउन डायग्राम का शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर है। वहीं पर अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा, जब डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन का कोई एग्जांपल, एग्जांपल आवर्स ऑफ स्टडी एंड मार्क्स इन एग्जाम। घर में जितना पढ़ाई करोगे एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा आएगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स भी, ठीक है। आवर्स ऑफ स्टडी और मार्क्स इन, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ेगा तो एग्जाम में मार्क्स भी बढ़ेगा, आवर्स ऑफ स्टडी कम होगा तो एग्जाम में मार्क्स भी कम होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस केस में डायग्राम का शेप क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। चलो हम आते हैं बुक में। आप डिमांड कर्व एक बार फटाफट से रीड करो, डिमांड कर्व के बाद। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। का मतलब, जो डिमांड शेड्यूल होता है, डिमांड शेड्यूल हमें क्या शो करता है, प्राइस एंड क्वांटिटी। अभी पढ़े थे हम लोग ऊपर, है ना, कि किस प्राइस पर कितना डिमांड होगा, डिमांड शेड्यूल में बनाते हैं, शेड्यूल मतलब टेबल में। उसी टेबल को जब हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है डिमांड कर्व। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, विलिंग टू बाय at various level of price during a given period of time. Price decided है, time period decided है, assuming no change in the other factors, ठीक है। और यहाँ पर हमेशा क्या देखने को मिलेगा, हमें इनवर्स रिलेशन को मिलेगा, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, कम होता है, ठीक है। प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड का, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, वही इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को जब हम कर्व में कन्वर्ट करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा, और मार्केट डिमांड शेड्यूल को जब कर्व में कन्वर्ट करेंगे तो वो मार्केट डिमांड कर्व बनेगा, है ना। देखो दोनों इंडिविजुअल वाले को प्लस कर दिए तो हमें क्या मिल गया, मार्केट वाला है वही, अलग नहीं है। जो शेड्यूल था बचपन में, क्यों ना वो जो मैथ्स में आता था, एक तो एक्स इतना होगा तो वाई इतना होगा, टेबल दे देता था, उसको ग्राफ बनाओ बोलता था, है ना। टेंथ में था ये, ठीक है। तो क्लास 5 6 में होना चाहिए, लेकिन तो टेंथ में था। तो जो काम हम लोग उस टाइम करते थे, जो टेबल देख देख कर पॉइंट डालते थे और ग्राफ बनाते थे, वही काम करना है यहाँ पर। ये रहा टेबल, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, पॉइंट दिया हुआ है 5 3 4 5 3 7 2 9 और 1
को देख देख कर ग्राफ बनाना है और कुछ भी। जब इसको देखकर ग्राफ बनाओगे तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं। सिंपल सा बात। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व बाद में आएंगे। यहां पर आते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड। थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर का नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पहला इंपॉर्टेंट क्या था इस चैप्टर में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जब पढ़ाया था तब बताया था। चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। 8 पॉइंट था उसमें। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। इंडिविजुअल डिमांड का डिटर्मिनेंट 5 पॉइंट लिखोगे, मार्केट डिमांड का डिटर्मिनेंट 8 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अब हमें पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा। कॉमन सेंस की बात है, तो कोई नया लॉजिक है? प्राइस किसी का कॉमोडिटी का प्राइस अगर मार्केट में बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा, कम ही होगा। लोग कम खरीदेंगे, और प्राइस कम होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। सिंपल सा बात है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें वही बताता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, अदर फैक्टर्स कौन, अदर फैक्टर्स। अभी देखो एक चीज और देखोगे, यहाँ पे देखो लाइन लिखा, ध्यान दिया होगा तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी है पहला फैक्टर्स के साथ लिखा हुआ है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों भाई? बाकी लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं मिला। 8 फैक्टर था, 8 में से पहला फैक्टर जो है प्राइस, वो लिखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बाकी जो 7 फैक्टर्स है, ये जो बच गए ये ना इंपॉर्टेंट है ना कुछ, ये बस फैक्टर्स है। लेकिन ये पहला वाला को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया? प्राइस, तो लॉ ऑफ मतलब डेफिनेशन हो गया। अब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलने का एक रीजन, पहला जो हमारा फैक्टर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर आ जाओ। अभी जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड, हम लॉ ऑफ डिमांड जो पढ़ते हैं में जब भी डिमांड बढ़ेगा या कम होगा, उसका रीजन क्या होगा, प्राइस। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स का मतलब बाकी 7 फैक्टर्स। हम 8 फैक्टर पढ़े हैं। क्या क्या 8 फैक्टर पढ़े हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर प्राइस, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, एंड लास्ट वाला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, 8 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं। उसमें से पहला पॉइंट को हटा देते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बाकी जो 7 पॉइंट है वो बोला जाता है अदर फैक्टर्स। ठीक है, और जो पहला वाला पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो बोला जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ पहले पॉइंट के ऊपर बना है, प्राइस ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब भी प्राइस बदलेगा तो उसकी वजह से डिमांड बदलेगा, ये हमें भी पता। लेकिन बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होने, मतलब इनकम कांस्टेंट होगा, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट होगा, फ्यूचर प्राइस कांस्टेंट होगा। बाकी सातों फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ प्राइस बदलेगा, और प्राइस के वजह से डिमांड चेंज होगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ एक फैक्टर के बारे में बताता है, और हम पूरे चैप्टर में आगे सिर्फ एक फैक्टर के बारे में ही पढ़े, वो है प्राइस ऑफ द। ठीक है, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि तुम जब भी बिजनेस करोगे तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, सिर्फ प्राइस है। तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारे प्रोडक्ट का प्राइस है, बाकी फैक्टर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। साइज एंड सीजन एंड वेदर, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है एज अ बिजनेसमैन, तुम्हारे प्रोडक्ट का प्राइस है ना। इसीलिए हम पूरे चैप्टर में आगे प्राइस के बारे में ही पढ़ने वाले। ठीक है, अब देखो, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट जिसको बोला हुआ है सिट्रस मतलब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर में कितने फैक्टर्स हैं?
7 फैक्टर, सातों का नाम पता है तुम्हें ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, हम assumption में 7 पॉइंट लिख सकते हैं। क्या 7 पॉइंट लिखेंगे? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट डू नॉट चेंज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंस डू नॉट चेंज, फ्यूचर प्राइस डू नॉट चेंज, सीजन एंड वेदर डू नॉट चेंज। सातों पॉइंट को इस तरीके से हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या अज्यूम किए, बाकी सातों फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वही लिखना है, सातों फैक्टर का नाम लिखना है और विल रिमेन कांस्टेंट लिखना साथ में, काम खत्म। बुक में 5 तो लिखा है, देखो वही, डू नॉट चेंज, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन सेम, रिमेन सेम करके 5 पॉइंट, ठीक है। हम चाहेंगे तो 7 पॉइंट एजम, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। पहला, इनवर्स रिलेशन, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, जब भी प्राइस कम होगा तो डिमांड, सिंपल सा बात है, ठीक है, कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। सेकंड में आते हैं, क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन कितना से बढ़ेगा या कितना से कम होगा ये बताया हमें। प्राइस अगर मान लो डबल होगा, प्राइस किस कॉमोडिटी का प्राइस 10 रुपए था, अभी कितना हो गया 20, डिमांड क्या होगा, कितना से कम होगा? कहीं लिखा है लॉ ऑफ डिमांड? कहीं लिखा है ऐसा? कहीं नहीं लिखा। हमको बस ये पता है कि डिमांड कम होने वाला, अब वो 10% से कम होगा, 50% से कम होगा, 80% से कम होगा, कितना से कम होगा ये हमें, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में बताता है, क्वालिटेटिव चीज बताता है, लेकिन क्वांटिटेटिव चीजें नहीं बताता, मतलब एग्जैक्टली नहीं बताता कि कितना से बढ़ेगा या कितना से। एज अ बिजनेसमैन, क्या तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, तुम्हें पहले से पता हो डिमांड कितना से बढ़ेगा या कितना, इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमें नहीं, हमें बस इतना पता है कि अगर हम हमारे कॉमोडिटी का प्राइस को बढ़ा देंगे तो हमारा डिमांड कम हो जाएगा, कितना कम होगा ये हमें, बात समझ में आया। मैं एक फैक्ट्री ओनर हूँ, मैं कोई कॉमोडिटी प्रोड्यूस करता हूँ, मान लो बिस्किट प्रोड्यूस करता हूँ, 10 रुपए का बिस्किट पैकेट है, अगर मैं डिसीजन लूँ प्राइस बढ़ाने का, तो 10 रुपए का बिस्किट को मैं इस बार प्राइस इंक्रीज करके 20 रुपए करना चाहता हूँ, तो अगर मैं 20 रुपए करता हूँ उसको, तो मेरे प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये नहीं पता, हो सकता है 2% कम, हो सकता है 10% कम हो सकता है 50% कम है, हो सकता है फैक्ट्री बंद हो जाए, जीरो हो जाए डिमांड। तो आप डिमांड थोड़ी बताया मुझे कितना से कम होगा, बस ये बताया कि कम हो जाएगा, लेकिन कितना से कम होगा ये हमें, ठीक है। पढ़ो इसको, इट मेक्स अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ओनली, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज, मतलब डिमांड ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ये डायरेक्शन हमें पता चलेगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना ऊपर जाएगा या कितना, ठीक है। इन द अमाउंट डिमांडेड एंड डज नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड, क्लियर है बात। नेक्स्ट, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। नो प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि ऐसा कोई फिक्स रेशियो भी नहीं है, ऐसा कोई फिक्स रेशियो भी नहीं है कि डिमांड अगर डबल हुआ है, अगर प्राइस डबल हुआ है तो डिमांड आधा होगा, या ऐसा भी नहीं है कि इस बार प्राइस डबल हुआ है, डिमांड आधा हुआ तो अगली बार भी ऐसा होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। किसी और का अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ये भी गारंटी नहीं है ना। कॉमोडिटी ए में अगर ऐसा हुआ है तो बी में भी ऐसा होगा, इसका भी कोई, बात समझे। बोलने का मतलब ये है कि ऐसा कोई फिक्स रेट, प्राइस के कितना परसेंट बढ़ने पर या कितना परसेंट कम होने पर डिमांड कितना परसेंट, या कॉमोडिटी ए में इतना चेंज होगा तो बी में भी उतना ही चेंज। बिस्किट और चॉकलेट दोनों बनाता हूं मैं, ठीक है, मान लो मैं इस साल बिस्किट का प्राइस इंक्रीज किया, मैं बनाता हूं बिस्किट एंड चॉकलेट, बिस्किट का प्राइस 10 था, मैं इसको 20 कर दिया, पहले 1 लाख यूनिट बेचता था, अब ये कम होकर 80,000 यूनिट, ठीक है। तो मुझे लगा चलो कोई अच्छा ही है, प्राइस डबल किया, क्वांटिटी सिर्फ 20,000 से कम हुआ, तो मैं बोला चॉकलेट में भी ऐसा ही होगा, चॉकलेट में भी पेमेंट कर दिया, मान लो 100 रुपए का चॉकलेट था, मैं 10,000 यूनिट बेचता था, मैं इसको कितने का कर दिया, डबल कर दिया 200 का, और क्या सोच रहा था कितना हो जाएगा डिमांड,
8,000 होगा लेकिन डिमांड हो गया 500। सोचो, क्या कोई ऐसा फिक्स रेशियो है? मतलब बताने का मतलब ये है कि बिस्किट में ऐसा हुआ, इसका मतलब जरूरी नहीं चॉकलेट में ऐसा होगा। XYZ कंपनी का बिस्किट में ऐसा हुआ तो ABC कंपनी का ऐसा होगा, ये भी जरूरी नहीं। ABC का कुछ और हो सकता है, XYZ का कुछ और हो सकता है। 2025 में ऐसा हुआ तो 2026 में अगर मैं 20 से 40 करूं तो फिर ऐसा होगा, गारंटी नहीं है। बात समझे? तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है एक बार जो हुआ ऐसा ही होगा हमेशा, का कोई गारंटी नहीं। डिमांड और प्राइस, ये तो पता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होगा, लेकिन ये जो प्रोपोर्शन है कितना से कम होगा और कितना से बढ़ेगा, ये कभी भी फिक्स नहीं। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी कुछ और होता है, किसी और के केस में कुछ और होता है, बाकियों के कुछ और होता है। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, हर एक चीज। क्लियर है बात? ठीक है, पढ़ो पॉइंट नंबर 3। It does not establish any proportional relationship between change in price and resultant change in demand. The price rises by 10%, quantity demand may fall by any proportion. Demand किसी भी से फॉलो। क्लियर है बात? लास्ट पॉइंट नंबर 4, वन साइडेड। अब ये वन साइडेड क्या है समझते हैं, ध्यान देना। एक होता है प्राइस टू डिमांड और दूसरा होता है डिमांड टू प्राइस। ठीक है, दोनों सिचुएशन को अलग अलग समझ। ठीक है, पहला, प्राइस बढ़ने पर डिमांड क्या होता है? कम होता है। और प्राइस कम होने पर डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। ये हम पढ़े हैं और ये हमें पता भी है। लेकिन डिमांड टू प्राइस में क्या होता है? डिमांड अगर किसी चीज का मार्केट में बढ़ गया, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस क्या होगा? लेकिन कम होना चाहिए, कम तो होता नहीं है। मान लो अभी अचानक से मार्केट में किसी कॉमोडिटी का डिमांड बढ़ गया, प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्राइस क्या हो गया? और किसी कॉमोडिटी का डिमांड कम हो गया तो प्राइस क्या हो जाएगा? दोनों तो हमें अलग अलग चीज बता रहा है। पहले वाले केस में प्राइस टू डिमांड रेशियो, प्राइस टू डिमांड में मतलब पहले कौन बदल रहा है? प्राइस, उसकी वजह से कौन चेंज हो रहा है? डिमांड। तो इस सिचुएशन में हमेशा इनवर्स रिलेशन, प्राइस बढ़ेगा तो उसकी वजह से डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगा। ये हम लोग पढ़े हैं और ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। बात समझ में आया? दूसरा वाला क्या है? पहले कौन बदल रहा है? अब की बार पहले कौन बदल रहा है? डिमांड बदल रहा है। और डिमांड की वजह से कौन बदल रहा है? प्राइस बदल। दिस इज डिमांड टू प्राइस रिलेशन। ये हम नहीं पढ़े हैं और ये हमें पढ़ना भी नहीं है, नॉट इन सिलेबस। बात समझ में आया? ठीक है, इसीलिए टॉपिक का नाम है वन साइडेड। वन साइडेड मतलब प्राइस टू डिमांड रेशियो हम लोगों को पढ़ना होता है। प्राइस टू डिमांड, नॉट डिमांड टू प्राइस। बात समझ में आया? क्लियर है लॉजिक? ठीक है, पढ़ो इसको। लॉ ऑफ डिमांड इज वन साइडेड as it only explains the effect of change in price on the quantity demand. प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आएगा, ये हमको लॉ ऑफ डिमांड बताता है। हमको लॉ ऑफ डिमांड कभी भी ये नहीं बताता कि डिमांड की वजह से प्राइस में क्या चेंजेस। दोनों रेशियो अलग अलग है। हमारे सिलेबस में क्या है? लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? पहले कौन चेंज होगा? पहले प्राइस चेंज और उसकी वजह से डिमांड चेंज। ठीक है, दूसरा वाला क्या है? पहले डिमांड चेंज होगा, उसकी वजह से प्राइस चेंज होगा। ये हमारे सिलेबस में है, पढ़ना ही नहीं। हमें सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है जिसमें पहले प्राइस चेंज और डिमांड बाद में चेंज। एक और टॉपिक होता है जिसमें पहले डिमांड चेंज और उसकी वजह से प्राइस चेंज, वो हमारे सिलेबस। क्लियर है बात? इट स्टेट्स नथिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑन द प्राइस ऑफ द। क्लियर है?
डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, आते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड में। डेरिवेशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है, बस स्किप। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, अभी तक क्या क्या पढ़े हैं हम लोग पूरे चैप्टर में, स्टार्टिंग से बताओ। सबसे पहले क्या पढ़े? डिमांड क्या होता है। फिर इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड के बारे में पढ़े। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़े। इंडिविजुअल डिमांड के अंदर 5 पॉइंट, मार्केट डिमांड के अंदर 8 पॉइंट। 8 पॉइंट, 8 पॉइंट। तब मार्केट डिमांड में जो इंडिविजुअल वाला 5 है वो तो लिखना है, प्लस 3 जो मार्केट का है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, टोटल 8 पॉइंट। नेक्स्ट, उसके बाद डिमांड शेड्यूल पढ़े, जिसके अंदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल था। फिर डिमांड कर्व पढ़े, जिसके अंदर इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड। उसके बाद हम लोग पढ़े लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डेफिनेशन पढ़े। उसके बाद अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़े, जिसमें 7 पॉइंट, सातों कांस्टेंट। के बाद पढ़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या था? 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड। पहला, इनवर्स रिलेशन। दूसरा, क्वालिटेटिव बट नॉट क्वांटिटेटिव। तीसरा, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। चौथा, वन साइडेड। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़े थे। अब आते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। देखो, कुछ चैप्टर 1 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, ठीक है। जो लोग चैप्टर 1 नहीं पढ़े हो तो लगेगा हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। देखो, हमें ये पता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है, प्राइस कम होने से डिमांड, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अब बताओ क्यों? बुक में लिखा है इसलिए हमें पता है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होना चाहिए, तो बेसिक नॉलेज, मतलब बेसिक चीज, लॉजिकल, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? किसी भी चीज को फेंकते हैं तो वो जमीन में गिरना चाहिए, इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है ना। क्या है? है कुछ कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड नीचे आएगा, कम होगा। लेकिन क्यों? लोग क्यों ज्यादा क्यों नहीं खरीदेंगे? प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्यों नहीं खरीदेंगे, या प्राइस कम होगा तो लोग क्यों ज्यादा खरीदेंगे? रीजन क्या है इसके पीछे? कुछ तो रीजन होगा। यही है हमारा रीजन पर। बोलो। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये भी एक रीजन है। ये भी एक रीजन, और भी बहुत सारे रीजन। एक तो याद है चैप्टर 1 में हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल पढ़े थे, जो लोग चैप्टर 1 पढ़े हो। जैसे हम एग्जांपल लिए थे, 20 रुपए का आइसक्रीम है, पहला यूनिट खाए 100 यूटिल्स मिला, ठीक है, दूसरा यूनिट खाए 80 यूटिल्स मिला, तीसरा यूनिट खाए मतलब 40 यूटिल्स मिला, चौथा यूनिट खाए 20 यूटिल्स मिला, पांचवा यूनिट खाना चाहिए या नहीं, 5 यूटिल्स मिला। नहीं खाना चाहिए, कहाँ स्टॉप करना चाहिए हमें? यहाँ पर स्टॉप कर जाना चाहिए मैक्सिमम, बिकॉज यहाँ पर जितना रुपया हम पे कर रहे हैं हमें रिटर्न में उतना यूटिल्स मिल रहा है। चैप्टर 1 का है, ठीक है, चैप्टर 1 का है। ज्यादा दिमाग में प्रेशर मत डालना जो लोग नहीं पढ़े हो, ठीक है। बाई चांस काम करना बंद कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए रिलैक्स, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जो लोग पढ़े हो वो लोग देखो, तो 20 यूटिल्स हमें मिला, 20 रुपए पे किए, ठीक है, तो हम मैक्सिमम कितना खरीदेंगे? 4 यूनिट्स। लेकिन अगर मैं इसका प्राइस 20 से 40 कर दूं, ठीक है, प्राइस बढ़ गया, तो अब कितना खरीदेंगे हम? ठीक, तो देखो हुआ ना, जब भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है? कम हो जाता है। प्राइस पहले 20 था तो हम 4 यूनिट खरीद रहे थे, लेकिन प्राइस जैसे ही बढ़ गया, 40 रुपए हो गया, अब हम कहां पर स्टॉप कर जाएंगे? अब हमारा इक्विलिब्रियम पहले आ जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम आ रहा था 4th यूनिट में जाकर, प्राइस बढ़ गया तो हमें ज्यादा यूटिल्स चाहिए, ज्यादा यूटिल्स चाहिए तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा तो हम कम यूनिट, ठीक है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल? states that as we consume more and more units of a commodity, it is derived from each successive goods on decreasing। ये तो हम पढ़े थे। तो एज पर लॉ ऑफ डिमांड, जब भी प्राइस बढ़ेगा
तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज्यादा चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्राइस अगर हम पे कर रहे हैं तो हमें यूटिलिटी भी ज्यादा चाहिए, और यूटिलिटी अगर ज्यादा चाहिए तो हमारा इक्विलिब्रियम पहले अचीव हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम अगर पहले अचीव होगा तो हम कम यूनिट्स खरीदेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। सेकेंड है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जो हम लोग सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में पढ़े भी थे। जैसे टी एंड कॉफी है, जैसे टी एंड कॉफी है, जब चाय का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है? जब चाय का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है? लोग कॉफी में शिफ्ट कर जाते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जब किसी का प्राइस, जैसे टी एंड कॉफी में 10 रुपए का था, ये भी 10 रुपए का था, ठीक है। यहाँ पर 1000 यूनिट सेल होता था, यहाँ 500 यूनिट सेल होता था। मान लो अगर इसका प्राइस मैं 10 रुपए से 20 रुपए कर दूं, तो इसका डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन इसका डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका डिमांड क्यों बढ़ गया? बिकॉज इसका प्राइस बढ़ गया। इसका प्राइस बढ़ने के कारण बहुत सारे लोग इधर जंप कर दिए, सब्सटीट्यूट कर, टी को सब्सटीट्यूट कर लिए कॉफी के साथ। इसीलिए कॉफी का डिमांड, क्योंकि कॉफी रिलेटिवली सस्ता हो गया, कॉफी का प्राइस नहीं बदला है, वही 10 का 10 है, लेकिन इन कंपैरिजन टू टी अगर हम उसे कंपेयर करें तो पहले सेम प्राइस का था, अब वो क्या हो गया? सस्ता हो गया इन कंपैरिजन टू। इसीलिए लोग अब कॉफी को सस्ता समझ रहे हैं, और सस्ता समझ के ज्यादा खरीद ना, क्योंकि वो किसके साथ कंपेयर करेंगे? टी का प्राइस को कॉफी के साथ। पहले कंपेयर कर रहे थे, उनको सेम प्राइस लग रहा था, तो उनको दोनों में से कोई भी सस्ता नहीं लग रहा था, दोनों इक्वल लग रहा था। अब जब चाय का प्राइस बढ़ गया तो लोगों को कॉफी सस्ता लगने लगा, जब लोगों को कॉफी सस्ता लगने लगा तो लोग, ठीक है, तो बोलते हैं सब्सटीट्यूट। लोग क्या करेंगे? अपने आप को सब्सटीट्यूट कर लेंगे, जब भी किसी कॉमोडिटी का प्राइस चेंज होगा वो लोग चीपर ऑल्टरनेटिव में अपने आप को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। इनकम इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।